Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोड़ा मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पीछे के कई सारे वीडियो का अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम चल रहा था, उसके बारे में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। लागू यह संपूर्ण देश में कब प्रभावी हुआ था? 1 जुलाई 1961 को यह प्रभावी हुआ था। और ये संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो ये पूछे तो 31 सितंबर 2019 को, क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर एक विवाद था। उस विवाद के बाद में ये कब लागू हुआ? 31 सितंबर 2019 को ये लागू हो गया था। इसमें हमने कुछ धाराओं की भी बात कर ली थी, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं हैं। और उस धाराओं में भी हमने 2 धाराएं पढ़ ली हैं। तो हम आज शुरू से वापिस से वो धाराएं रिपीट करते हुए चलेंगे आगे। तो पहले धारा, कुल धाराएं कितनी हैं आप बता दीजिए। लागू कब हुआ है? संपूर्ण देश में प्रभावी कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या हुआ था? पूरे देश में प्रभावी हुआ था। इसके बाद में क्या हुआ? इसमें कुल कितनी धाराएं थी ये भी पढ़ा था। कुल धाराएं कितनी बताई थी दोस्तों? 10 बताई थी। कुल धाराएं कितनी हैं? इसमें कुल 10 धाराएं हैं। धारा 1 में बताया था मैंने, धारा 1 में क्या बताया था दोस्तों? धारा 1 में बताया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का नाम व परिचय। धारा 1 में क्या बताया था? नाम व परिचय। दोस्तों, हम किसी भी अनजान व्यक्ति के पास में जाते हैं तो यही पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। पहले जाते ही हम क्या पूछते हैं? उसका नाम पूछते हैं। तो धारा 1 में क्या दिया गया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम का नाम व परिचय। कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें धारा 1 में क्या मिलेगा? आपको नाम व परिचय ही मिलेगा। और धारा 2 में भी हमने पढ़ा था। धारा 2 में क्या पढ़ा था दोस्तों? धारा 2 में पढ़ा था दहेज प्रतिषेध की परिभाषा। दहेज प्रतिषेध की परिभाषा, प्रतिषेध अधिनियम की परिभाषा। क्या पढ़ा था दोस्तों? अधिनियम की परिभाषा कौन सी धारा में पढ़ी थी? धारा 2 में पढ़ी थी। इसमें एक धारा जोड़ी गई थी, धारा 30। धारा 30 किससे संबंधित थी दोस्तों? धारा 30 ये मोस्ट थी, जो मैंने बताया था कि यूपी पुलिस ने अभी लॉकडाउन से पहले ये पेपर में आया था। धारा 30 पूछी थी तो उसमें क्या था? मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी को दहेज के रूप में जमीन देता है तो उसे क्या कहते हैं? मूल्यवान संपत्ति। जो केस में रुपए देता है उसे भी क्या कहते हैं? मूल्यवान प्रतिभूति। और वो धारा कौन सी धारा है? धारा 30 है। और किस में जोड़ेगी? धारा 2 में। धारा 2 में परिभाषा में क्या बताया है कि कोई भी शादी से पहले दहेज देता है, बाद में देता है या शादी के समय दहेज देता है तो वो क्या है? कानूनी अपराध है। ये धारा 3 में क्या है दोस्तों? धारा 3 में दंड का प्रावधान किया गया है। दंड भी किस व्यक्ति को मिले दंड? दहेज के लिए। दहेज में कोई भी व्यक्ति दहेज देता है, कोई भी व्यक्ति दहेज देता है, कोई व्यक्ति क्या करता है? दहेज देता है। 1 नंबर इसे दंड का प्रावधान है। या कोई भी व्यक्ति 2 नंबर में क्या है? कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है, कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है। या कोई भी व्यक्ति, तीसरे नंबर पॉइंट पे क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति दहेज लेने व देने का कार्य करवाता है। कोई भी व्यक्ति दहेज लेने व देने का कार्य करवाता है। करवाता है। दोस्तों, जिस प्रकार हम बोल सकते हैं हमारी लोकल भाषा में कि बिचौलिया जिसे हम बोलते हैं, वो ही है कि कोई भी दहेज लेने व देने का कार्य करवा रहा है बीच में, वो क्या है? दहेज लेने व देने का कार्य करा रहा है, वो भी क्या है? एक अपराध की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, इसलिए तीनों यदि कोई कार्य करता है उसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? दोस्तों, सजा इसमें क्या है?
सजा। दोस्तों सजा क्या है इसमें, सजा 5 साल की तो सजा, 5 साल की तो सजा है, प्लस में क्या है दोस्तों 15,000 रुपयों का जुर्माना है, जुर्माना। दोस्तों हमने पीछे के कुछ आईपीसी की कुछ धाराएं पढ़ी थी, उसमें बताया था कि जुर्माने के बारे में हमने बहुत चर्चाएं की थी कि जुर्माना कोई यदि नहीं चुकाता है तो धारा 64 के तहत उसे जुर्माने के नहीं देता तो उसका कारावास की सजा सुनाई जाती है। कारावास तो इसमें 5 साल का है ही, यदि वो जुर्माना 15,000 रुपए नहीं देगा तो न्यायालय अपनी डिपेंड के अनुसार उसे कितनी भी साल के लिए जुर्माना बढ़ा सकता है। वो धारा 66 में हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रकार का यदि जुर्माना होगा वो नहीं चुकाया तो धारा 66 के अंतर्गत क्या करेगा, वो कितनी भी साल की उसे सजा सुना सकता है, वो न्यायालय पे डिपेंड है। ये हमने धारा 66 में पढ़ा था दोस्तों आईपीसी की धाराओं में। दोस्तों ये धारा 3 की बात है, वापस से देखते हैं दोस्तों। धारा 1 में क्या था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की नाम है परिचय था। धारा 2 में क्या था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की परिभाषा दी गई है और इसमें एक धारा कौन सी जोड़ी गई है, मूल्यवान प्रतिभूति की धारा जोड़ी गई है, जिसमें क्या है। फिर धारा 3 में क्या है, दंड का प्रावधान है। दंड किस प्रकार का, कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है या कोई भी व्यक्ति दहेज देता है या कोई भी व्यक्ति दहेज लेने व देने का कार्य करवाता है तो इसमें क्या है 5 साल की तो सजा होगी और 15,000 रुपए का क्या होगा, जुर्माना होगा दोस्तों। अब आगे हम पढ़ेंगे, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों धारा 4। धारा 4 में क्या बताया गया है, धारा 4 दोस्तों, धारा 4 पढ़ेंगे हम आगे। दहेज प्रतिषेध दोस्तों अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी पूछे तो कब मिली थी, 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इस पर एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, वो कब बुलाया गया तो 6 व 9 मई 1959 में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। पहली बार दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर बुलाया गया था। ये दोस्तों हम धारा 4 में पढ़ते हैं। धारा 4 में क्या है, धारा 4 में किसी भी व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग करना, किसी भी व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग करना, किसी भी व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग करना, दहेज की मांग करना। दोस्तों कोई भी व्यक्ति दहेज की मांग करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान कौन सी धारा में है, धारा 4 में। और धारा 4 में कितने साल की सजा दोस्तों, कम से कम सजा। देखो दोस्तों इसमें सजा क्या है, सजा कम से कम 6 महीने की, कम से कम 6 महीने की सजा, महीने की, और 7 या दोस्तों 2 साल की सजा, 2 साल की सजा, साल की सजा, प्लस में दोस्तों क्या 10,000 रुपयों का जुर्माना, 10,000 रुपयों का जुर्माना। जुर्माना कितना भरना होगा, यदि दोस्तों कोई व्यक्ति दहेज लेने की मांग कर रहा है कि मुझे तो दहेज में एक बुलेरो गाड़ी चाहिए, ऐसी मांगे करता है तो क्या है, उसके लिए सजा का प्रावधान है कितने साल की, कम से कम 6 महीने की सजा तो मिलेगी। 6 महीने की नहीं मिलेगी तो 2 साल की सजा मिलेगी। और इसमें साथ में क्या होगा दोस्तों, 10,000 रुपए का जुर्माना। ये दोस्तों धारा 4B की एक उप धारा दी गई, इसकी धारा 4B। धारा 4B में क्या है, दहेज से संबंधित विज्ञापन, मतलब दहेज से संबंधित विज्ञापन, कोई भी दहेज से संबंधित विज्ञापन छापने का कार्य करता है तो उसको भी सजा का प्रावधान है। ट्विटर पर या फेसबुक व्हाट्सएप पर दहेज से संबंधित कोई विज्ञापन का कार्य कर रहा है तो उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो धारा 4B में क्या है, दहेज से संबंधित विज्ञापन, दहेज से संबंधित विज्ञापन, दहेज से संबंधित विज्ञापन, दहेज से संबंधित विज्ञापन। दोस्तों इसमें कितने साल की सजा है, सजा तो हर में ही होगी। धारा 4B में कितने साल की सजा है दोस्तों, इसमें भी 6 माह का दंड। न्यूनतम तो क्या है, न्यूनतम तो क्या है दोस्तों, 6 माह का दंड। अधिकतम क्या है दोस्तों, अधिकतम सजा क्या है, अधिकतम सजा दोस्तों 5 साल है। इसमें 5 साल की सजा, 5 साल की सजा क्या है इसमें अधिकतम है। प्लस में दोस्तों साथ में क्या होगा, 15,000 रुपयों का जुर्माना। जुर्माना कितना दोस्तों, 15,000 रुपयों का जुर्माना।
ये दोस्तों धारा 4B में बताया गया है कि कितने साल की सजा होगी, उसे 15,000 रुपए का जुर्माना मिलेगा दहेज से संबंधित यदि कोई विज्ञापन ही छापने का कार्य करेगा तो। दोस्तों इसमें धारा 5 से जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में हटाई गई है, ये धारा 6 में क्या है दोस्तों, धारा 6 में बताया गया है कि दहेज पत्नी की संपत्ति होती है, दहेज पत्नी की संपत्ति होती है, पत्नी की संपत्ति होती है, संपत्ति होती है। दोस्तों यदि आपकी शादी होती है तो दहेज आपको बेड, ये जो सामान वगैरह दिया जाता है, तो वो संपत्ति जो जिसने दी है माता पिता ने, लड़की के माता पिता ने दी है, तो वो संपत्ति किसकी है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है शादी के 2 या 3 महीनों तक। यदि आपने शादी कर ली, शादी के 2-3 महीने बाद यदि आप अपनी संपत्ति उस पत्नी को नहीं देते हो तो आपको सजा का प्रावधान है। तो आपकी संपत्ति वो कितने महीने तक की है, 1 या 2 महीने तक की। उसके बाद में संपत्ति किसको सौंपनी होगी, उस आपकी पत्नी को सौंपनी होगी। इसमें क्या है, सजा का प्रावधान। इस सजा देखो दोस्तों, एक बात बताई गई है कि यदि किसी प्राकृतिक कारणों से, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं। धारा 6 देखो दोस्तों, धारा 6 में क्या बताया गया है, धारा 6 में बताया गया है कि यदि, धारा 6 तो क्या है, दहेज पत्नी की संपत्ति होती है। इसमें एक चीज बताई गई है, यदि पत्नी की किसी प्राकृतिक कारणों से, किसी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु 7 साल, विवाह के 7 साल तक मृत्यु हो जाती है, तो वो संपत्ति दी किसे जाएगी, तो वो संपत्ति, तो दहेज की संपत्ति पर किसका अधिकार है, संपत्ति पर या तो उसके उत्तराधिकारी का, अधिकार, या तो उसके उत्तराधिकारी का अधिकार। यदि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो किसका अधिकार होगा, यदि कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है मतलब, तो किसका अधिकार है, तो किसका अधिकार होगा, यदि कोई उस महिला का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके माता पिता का, तो उस महिला के माता पिता का अधिकार है। तो उत्तराधिकारी नहीं होने पर, उत्तराधिकारी नहीं होने पर उस संपत्ति पर उसके माता, उस लड़की के माता पिता, उस लड़की के माता पिता का अधिकार होगा, माता पिता का अधिकार होगा। ये किस धारा में बताया गया है दोस्तों, धारा 6 में। ये इतनी बड़ी धाराएं हैं। यदि ये नहीं दिया जाता है, तो यदि वो संपत्ति नहीं देता है तो कितने साल की सजा, तो सजा कितनी है दोस्तों, इसमें सजा 2 साल की, 2 साल की सजा, प्लस में दोस्तों क्या है, साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना। तो एक बार वापस से देखते हैं दोस्तों, धारा 6 मोस्ट है, दहेज किसकी संपत्ति होती है, पत्नी की संपत्ति होती है। यदि उस पत्नी की 7 वर्ष के अंदर अप्राकृतिक कारणों से उस पत्नी की मृत्यु हुई, तो उसे वो संपत्ति किसकी होगी, या तो उसके जो बेटा है उसकी होगी। यदि बेटा नहीं है, उसका जन्म नहीं हुआ, उसके कोई बेटा या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो संपत्ति किसकी होगी, उस लड़की के पिता व माता की होगी। यदि वो उसके ससुराल वाले वो उसे नहीं देते हैं, उसके लड़की के माता पिता या उसके उत्तराधिकारी वो संपत्ति नहीं देते हैं, तो कितने साल की सजा का प्रावधान है, 2 साल की सजा।
और 10,000 रुपए का प्रावधान है। दोस्तों धारा 4 इसमें मोस्ट थी दहेज की मांग करना, और 4B भी मोस्ट है दहेज से संबंधित विज्ञापन। दोस्तों आगे की धाराएं हम पढ़ते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे की धारा पढ़ते हैं, धारा 7। दोस्तों धारा 7 क्या है ये पढ़ेंगे हम। दोस्तों दहेज प्रतिषेध अधिनियम को आजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था? सिंध लेती लेती अधिनियम, ये हमने बता दिया पहले। अब आगे पढ़ते हैं हम धारा 7। धारा 7 में क्या है दोस्तों? धारा 7 में ये कैसा अपराध है? ये अपराधों का संज्ञेय, धारा 7 में बताया गया है अपराधों का संज्ञेय, अपराधों का संज्ञेय। संज्ञेय का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपराधों का संज्ञेय, संज्ञेय का मतलब क्या होता है? अपराधों का संज्ञेय, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें बताया गया है कि इस प्रकार के कानून के मुकदमे, इस प्रकार के कानून के मुकदमे प्रथम मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के निचली अदालत में नहीं, मजिस्ट्रेट के निचली अदालत में नहीं चलाए जा सकते। निचली प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के निचली अदालत में ये मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। अदालत में यह मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। चलाए जा सकते हैं। ये बताया गया है कौन सी धारा में जा सकते हैं। ये कौन सी धारा में बताया गया है दोस्तों? धारा 7 में। धारा 7 में क्या? अपराधों का संज्ञेय। अपराधों का संज्ञेय का मतलब क्या है कि इस प्रकार के दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्रकार के मुकदमे मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से निचली अदालतों में ये मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। प्रथम वर्ग के निचली ऊपरी अदालतों में ये मुकदमे चलाए जा सकते हैं। दोस्तों इसमें 3-4 प्रकार के न्यायालय होते हैं, उसमें डिपेंड किया गया है कि इसका मुकदमा प्रथम मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई नहीं करेगा। दोस्तों धारा 8 पढ़ते हैं। धारा 8 में क्या बताया गया है? धारा 8 में बताया गया है कि ये कैसा अपराध है? यह एक संज्ञेय अपराध है। यह एक संज्ञेय अपराध है। दोस्तों इस संज्ञेय का मतलब क्या होता है? जैसे संज्ञेय का मतलब ये है दोस्तों कि ये संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है? संज्ञेय अपराध का मतलब ये होता है कि ये गैर जमानती है। मतलब क्या है? गैर जमानती होता है। ये मुकदमा कैसा होता है? गैर जमानती होता है। इसमें किसी भी प्रकार की जमानत नहीं दी जा सकती दोस्तों। गैर जमानती और समझौते के गैर जमानती, और ये क्या होता है? समझौते के अयोग्य होता है। समझौते के अयोग्य होता है। दोस्तों ये धारा 8 में बताया गया है कि यह कैसा अपराध है? एक संज्ञेय अपराध है। और संज्ञेय अपराध कैसा है? गैर जमानती है और समझौते के अयोग्य है। दोस्तों धारा 7 में क्या पढ़ा है? अपराधों का संज्ञेय। संज्ञेय का मतलब क्या होता है कि प्रथम वर्ग के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से निचली अदालत में यह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद में धारा 8 पढ़ी, ये कैसा अपराध है? एक संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती और समझौते के अयोग्य होता है। तो ये हमने धारा 7 व 8 पढ़ी है। इसके आगे धारा पढ़ेंगे हम धारा 8A। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये कैसा अपराध था? संज्ञेय अपराध था। 8A में क्या बताया गया है कि ये संज्ञेय अपराध तो है,
परंतु कोई तो सुलझता होगा जिसके कारण हम सजा पाने से बच सके। तो एक ही धारा 8 में बताया गया है, धारा 8 में बताया गया, 8A में बताया गया है कि कैसे इस पर दहेज से सजा पाने के लिए बच सके। तो क्योंकि इसमें यदि मिल गया तो इस गैर जमानती होगा, सजा भी नहीं, समझौता भी नहीं होगा। यदि किसी स्त्री ने एक बार केस दर्ज करवा दिया तो वो वापस से अपना केस ले नहीं सकती, क्योंकि न्यायालय के उच्च वर्ग के न्यायालय में केस चलता है। तो वो क्या है, केस करवाने के बाद में दोबारा उस केस को खारिज इस प्रकार कराया जा सकता है, वो धारा ए में बताया गया है। अब साक्ष्यों को छुपाकर, साक्ष्यों को छुपाकर दोस्तों किसी प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होना तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम से क्या हमें मुक्ति मिल सकती है। साक्ष्य का आधार नहीं मिलना चाहिए। साक्ष्यों को छुपाकर यह बताया गया कि इससे कैसे मुक्ति मिले, इस अधिनियम से कैसे गैर जमानत मिल सकती है, किस प्रकार से। यदि एक बार जेल में जाने की फिर इसमें कोई जमानत नहीं होगी दोस्तों। तो इसमें बताया 8A में बताया गया किसी महिला ने केस दर्ज करवाया और वो महिला केस वापस भी नहीं उठा सकती, उसको सजा तो मिलेगी। तो उसमें क्या होगा, यदि कोई साक्ष्य नहीं मिले कि मैंने तो दहेज की मांग की नहीं और वो महिला कह रही है कि मांग की है, तो आपको देखो दोस्तों 1984-85 में एक संशोधन बताया था कि सम्मान की लिस्ट, वो सम्मान की लिस्ट ही नहीं मिले तो वो दहेज के बारे में कैसे उस पर आरोप लगा सकती है। तो इसके बचने का सबसे 8A में बताया गया है, वो साक्ष्य नहीं मिले तो क्या है, इससे बच सकती है। धारा 8B में क्या बताया गया, 8B दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति, दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति ये धारा 8 में बताया गया है दोस्तों 8B में कि दहेज से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति कौन से धारा में की जाती है, तो 8B में की जाती है। देखो दोस्तों आपको घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पढ़ाया था, उसमें भी बताया गया कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा में की जाती है, तो धारा 8 में। उसमें भी संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 में की जाती थी। उसमें धारा तो वो की वो है, परंतु क्या लगेगा, दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति कौन सी धारा में होगी, 8B लगेगा यहीं पे। तो आप कंफ्यूजन मत होना कि धारा कौन सा अधिनियम पूछा, उसका नाम पहले जरूर देखना कि कौन से अधिनियम का। हर अधिनियम में जो अधिकारी है वो अलग अलग धाराओं में होगा। इसमें किस धारा में नियुक्ति की गई है, 8 में। दोस्तों कोई भी प्रश्न आएगा उसमें क्वेश्चन आएगा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा में की जाती है, तो आंसर क्या होगा, धारा 8 के अंतर्गत की जाती है। इसमें क्वेश्चन आएगा दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति कौन सी धारा में की जाती है, तो धारा 8B में की जाती है, ये बताया गया है। दोस्तों धारा 9 पढ़ते हैं। धारा 9 में क्या है, धारा 9 में बताया गया है कि कोई भी कानून, इसमें क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दोस्तों इसमें क्या है, धारा 9 में यह बताया गया है कि इसमें कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। और धारा 10 में क्या है, धारा 10 में क्या है, राज्य सरकार भी कोई भी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए उसको अपने अनुसार, तो धारा 10 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर कौन कानून बनाएगी, धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार कानून बनाएगी। कौन कानून बनाएगी दोस्तों, राज्य सरकार कानून बनाएगी। ये धारा 10 में बताया गया है दोस्तों। धारा 8 में क्या बताया गया है कि दहेज से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि गैर जमानती है और उससे छुटकारा पाने के लिए ये कैसा अपराध है, संघीय अपराध है जो इसमें जमानत नहीं मिलती, तो अपने साक्ष्यों को छुपाकर हम जमानत ले सकते हैं, धारा 8 में बताया गया है। और धारा 8B में क्या बताया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति, दहेज को रोकने के लिए उसके अधिकारियों की नियुक्ति कौन सी धारा में की गई है, 8B में की गई है। धारा 9 में क्या बताया गया है कि दहेज पर जो भी कानून बनाएगी वो कौन सी सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। और धारा 10 में बताया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों दहेज पर जो भी कानून बनाना है वो राज्य सरकार भी अपने हिसाब से कानून बना सकती है। तो राज्य सरकार को छूट कौन सी धारा में दी गई है, धारा 10 में।
अब दोस्तों हम ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका कंप्लीट होता हुआ इसके अनुसार ही आपके घरेलू हिंसा अधिनियम अपराध क्या है इसकी परिभाषा भी आपको पीछे कंप्लीट करवा दी है। इसको रोकने के उपाय भी बता दिए हैं। आईपीसी की प्रमुख धाराएं कर ली है। पार्श्व पूर्व लिंग की जांच अधिनियम हमने कर लिया है और गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम हमने कर लिया। आज आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूरा होता हुआ अब इससे आगे हम बाल विवाह अधिनियम या अनैतिक व्यापार अधिनियम या कार्यस्थली पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ये 3 अधिनियम और बड़े बच्चे हैं और इसके बाद में हम पॉक्सो एक्ट बचा है आपका वो पढ़ाना है। तो आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता हुआ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की ये डेट तो आपको जरूर ध्यान में रखनी है। कोई भी अधिनियम होगा तो उसकी डेट आपको जरूर ध्यान में रखनी होगी। यदि दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों को व्हाट्सएप, ट्विटर आदि में भेजिए।